एक बार फिर से इस साहित्यिक आयोजन में, साहित्यिक बतकही के आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आयोजकों का आभार। आज आप लोगों ने जो विषय चुना है, जो विषय कबीर से जुड़ा हुआ आप सभी की रुचि का था, जिसे हमने व्यवस्थित करके कबीर और आज का समय इस शीर्षक से आज निर्धारित किया है और आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। बहुत लंबा और बहुत ढेर सारी बातें, क्योंकि जब विषय एक ऐसे दार्शनिक विचारक का हो, साहित्यिक शख्सियत से ज़्यादा बृहत्तर आयाम जिसकी शख्सियत में हो, उस पर अगर बात करें तो सबसे पहला संकट ये आता है कि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। उस व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं, उनकी साहित्यिक दृष्टिकोण से ही अगर हम उन पर बात करने की कोशिश करेंगे तो भी एक बृहत्तर आयाम है। और साहित्य का जो समाज में दखल है, जो अपने वक्त की राजनीति से लेकर के हमारे वक्त की राजनीति तक में दखल है, इस पर भी बात करें तो बहुत विस्तृत बातें हो जाएंगी। मैं कोशिश करता हूं कि एक बार मैं इसे खुद भी शेयर कर दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएं। तो एक तो जो मैं पहले स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहा हूं कि उस पूरी शख्सियत को एक आधे घंटे की बातचीत में समेट पाना बहुत उथला लगेगा और ऐसा लगेगा कि हम ज़बरदस्ती किसी एक बड़े विषय को बहुत छोटा कर रहे हैं और जानबूझ करके हम सब कुछ बोल देना चाहते हैं। तो मैं इससे बचने की कोशिश करूंगा कि सब कुछ बोल पाऊं। न ये मेरा दावा है और न मैं ऐसी कोई कोशिश करने वाला हूं। फिर मेरी बातचीत कैसे होगी? मेरी बातचीत का एक तरीका ये होगा कि मैंने एक छोटा सा दायरा चुना। उस दायरे में विषय के मुताबिक हम कैसे इस बातचीत को कर सकेंगे, इसकी कोशिश रहेगी। दो हिस्सों में मैं अपनी बातचीत को समेटने की कोशिश करूंगा, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा कबीर के ऊपर रहेगा और दूसरा हिस्सा रहेगा आज के समय से जोड़ते हुए। कबीर को जब हम आज पढ़ते हैं तो कैसे हम पढ़ेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों से अभी एक आग्रह कर रहा हूं कि आपके सवाल हों, क्योंकि आम तौर पर साहित्यिक गोष्ठियां अब उस दिशा में बढ़ती चली जा रही हैं जिसे व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन के मुद्रा में वक्ता अपनी भूमिका तय करता है और बाकी सब लोग केवल श्रोता होते हैं। मुझे लगता है कि यह ऐसी बातचीत बेहद अर्थहीन होती है। तो मैं जल्दी में अपनी बात कंप्लीट करके ज़्यादा समय चाहूँगा कि आपके सवालों के बरक्स बातें हों और आपके सवालों के बहाने भी जाहिर है ढेर सारे पहलुओं पर चर्चा करने का मौका भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत को कि अगर हम आज के समय पर बात करें तो आज के समय के संकेतक क्या क्या हैं, या इस सवाल को ऐसे देखें कि किसी भी समय को जब भी हम ऑब्जर्व करने जाते हैं, जब हम उसका विश्लेषण करने जाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या संकेतक होते हैं, हम किन किन सूत्रों या किन किन टूल्स के जरिए किसी भी दौर को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस समय के कई शेड हैं। यानी ज़ौक़ ने ये बात समझने की ज़रूरत है कि देखना अपने आप में कभी मुकम्मल नहीं होता। देखने में
जितना हिस्सा दिखता है उससे कई गुना ज्यादा हिस्सा ऐसा होता है जिसे देखना पड़ता है, वो दिखता नहीं है, उसे सायास देखना पड़ता है। और हर नजर का तकाजा यह होता है कि वह सब कुछ नहीं देख सकती और न उस नजर को सब कुछ देखने लायक बनाया जा रहा है। हर दौर की अपनी सीमा होती है, वह सीमा उस नजर पर काम करती है। तो जब हम आज के समय को अपनी नजर से देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला सवाल यह बनेगा कि आप इस समाज को या इस समय को कहां से देख रहे हैं। मैं दिल्ली में बैठा हूं तो क्या मुझे पूरा भारत दिखेगा? असंभव। वैसे ही मैं अगर शिक्षित हूं, मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं 1 दशक से, तो मेरी नजर से जो दिखेगा वो एक ऐसे व्यक्ति की नजर से कतई नहीं दिखेगा जिसे शिक्षा पाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक इसी तरह से यह पूरा नजर का तकाजा हर एक पहचान से जुड़ता जाता है। तो इस विमर्श में जाने की बजाय हम एक साधारणीकरण का आसान सा रास्ता अपनाते हैं कि भाई किसी भी समय को आप कैसे पहचानते हैं? तो उस समय समाज में हाशिए पर, हालांकि कहना नहीं चाहिए उन्हें हाशिए पर, लेकिन कहा जाता है कि हाशिए पर ढकेल दिया गया एक तबका होता है। वह तबका जिसको कथित मुख्य धाराओं से वंचित रखा गया हो। मुझे लगता है कि इस छोर पर खड़े होकर के मैं अपने समय और समाज को देखने की कोशिश करूंगा कि वह कौन सी जगह है जहां से मैं अपने समय को देखने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज है, मेरे पास यह भी एक विशेषाधिकार है या एक सहूलियत है कि मैं दिल्ली में बैठ करके दिल्ली को पूरा भारत मान लूं या पूरी दुनिया मान लूं। मेरा पेट भरा है तो मैं भरे हुए पेट वालों की नजर से पूरी दुनिया को देखूं। मैं एक पुरुष हूं तो मैं उस नजर से देखूं। तो ये नजर की सीमाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यिक बदकही अगर है तो साहित्य का समाज से जो रिश्ता है, साहित्य का समय से जो रिश्ता है, साहित्य का जो एक वृहत्तर दायित्व है, वहां से उस बातचीत को करना चाहिए। ऐसी जगह पर जब खड़े होकर के हम अपने समय की बात करेंगे तो हमारे समय में क्या चल रहा है और हम उन चीजों को लेकर के यहां से शुरुआत करेंगे जो आज से 6 सदी 7 सदी पहले तक जा रहा है, जो कबीर के समय तक जाता है। तो वे सारी प्रवृत्तियां एक समय की, एक समाज की, जो अनवरत काल से चली आ रही हैं, वहां से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो हम इस विषय को कबीर से जोड़ पाएंगे। अब अगर अपने समय को देखें, 600 साल बाद के समय को, एक कवि, एक विचारक, एक दार्शनिक के अपने जीवन काल से तकरीबन 600-700 साल होने जा रहे हैं, एक लंबा गैप है। जाहिर सी बात है ये जोखिम भरा काम है जब आप इतने लंबे गैप में, और हिंदी साहित्य में ये जोखिम नहीं उठाया गया, इसे ऐसा आसान बना दिया गया कि सूत्र जो बीए के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, कबीर की प्रासंगिकता बताइए, कबीर की धार्मिक चिंतन, कबीर का सामाजिक चिंतन, बड़े कबीर भक्त हैं या कवि हैं, ठहर सा गया होता है विमर्श। लेकिन पिछले दिनों जब आप देखेंगे तो कबीर पर नए ढंग से जो शोध हो रहे हैं, कमलेश वर्मा जी हैं, हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी किताब जाति का प्रश्न कबीर, जात के प्रश्न पर कबीर, और नए ढंग से कबीर को देखने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर चौथीराम जी हैं, वो लोक धर्म के आईने से कबीर को एक नए ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य है, तुलसी और कबीर को साथ रख के मुठभेड़ कराना। यह जरूरी भी हो जाता है क्योंकि कई बार जब आप पक्षधरता की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि वह कवि अपने दौर में कैसा था, उसके दौर के बाकी कवि उस दौर में क्या लिख रहे थे और कबीर क्या लिख रहे थे। तो चौथीराम साहब कहते हैं कि बनारस के आलोचकों और विमर्शकारों की एक आदत है, जब वो तुलसी पर बात करते हैं तो झों झों करते हैं, हुआ हुआ करते हैं, और जब कबीर पर बात करते हैं तो भौं भौं करते हैं। ये उनका वाक्य है। इसकी अगर व्यंजनाओं को आप समझ पा रहे होंगे तो आप इसके अर्थ तक पहुंच जाएंगे। तो मैं अब अगर अपने समय को रेखांकित कर रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि वह हाशिए का समाज, जैसे हाशिए पर धकेला गया, वो हाशिए पर था नहीं,
वहां से लेकर के अगर एक मुकम्मल दृष्टि आप बनाएंगे तो पहला सवाल यह बनता है कि आप कबीर को किस नजर से जानते हैं। कबीर को जानने के लिए आपके पास स्रोत क्या है? तो उसके 3 तरह के सूत्र मिलेंगे आपको। जैसे पहला साहित्यिक स्रोत है, साहित्य के विमर्श, साहित्यिक गोष्ठियां, साहित्य का पाठ्यक्रम, साहित्य के अकादमिक बहसें जो साहित्य की दुनिया तक सीमित रह जाती हैं, कमोबेश सीमित रह जाती हैं। दूसरा एक स्रोत मिलेगा समाज का। एक कवि जब अपनी काल की सीमा को तोड़कर उन सवालों पर बात करना शुरू करता है जो कालातीत होते हैं, तो कालजयी से कालजीवी होने की यात्रा जब वो करता है, तब वह समाज का एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक, समाज को प्रभावित करने वाली शख्सियत बन जाता है। तो उसकी आवाजाही समाज में हो जाती है। वो सारे लोग साहित्यिक दृष्टिकोण से ही उसको नहीं जानते, वह अपने अपने दृष्टिकोण से जाते हैं। शायद उसका एक स्रोत बेशक हो साहित्यिक, जानने का स्रोत साहित्यिक हो, लेकिन वह साहित्य से समाज की यात्रा कर चुका होता है और वो लोक में व्याप्त हो जाता है। कोई कवि लोक में अपनी घुसपैठ रखे, अपनी पहुंच को सुनिश्चित करे, तो कबीर का एक पक्ष है जो लोक का पक्ष है, और तीसरा पक्ष जाहिर सी बात है जो राजनीति का आता है। और जहां कबीर अपने समय के कुछ महान कवियों के साथ एक अलग दृष्टिकोण से नजर आते हैं तुलना करने पर। तो कबीर पर इन दृष्टिकोणों से बात करके आखिर में हम तुलना करेंगे कि हम किन सवालों को आज के सवालों से जोड़ पाते हैं। तो कबीर को जानने के जो स्रोत आपको हैं, जिस रास्ते से आपने कबीर को जाना, पहचाना, उनमें सबसे पहला अगर हम रखें साहित्य को, तो साहित्य के विमर्शों, साहित्य के स्थापित पुरानी धारणाओं पर शुरुआत में बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्यिक बतकही के श्रोता बीए के विद्यार्थी हमारे, वो उनसे ज्यादा कम से कम उनका बुनियादी अध्ययन होता है। तो साहित्य के विमर्श में क्या मिलता है? सबसे बड़े आलोचक के तौर पर जो सबसे बड़ा नाम रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना में या इतिहास लेखन की प्रक्रिया में बताया जाता है, और वहां 1.5-2 पन्ने। और कबीर पर किस दृष्टिकोण से लिखा गया, तो इस पर खूब विमर्श हुए हैं कि कबीर उनकी नजर में एक कवि नहीं है, वो एक समाज सुधारक, एक अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर भारत की जनता को उचित समय पर बचाया, नहीं तो वो सिद्धोनाथों की परंपरा में बहती चली जा रही थी और बड़ी भटक जाती उत्तर भारत की जनता। तो ठीक काम किया उन्होंने कि थोड़ा उनको बचाया, लेकिन उनमें प्रतिभा कोई बहुत कवि वाली, विचारक वाली प्रतिभा, कोई गहरी प्रतिभा नहीं थी। एक दूसरे कवि थे भक्ति आंदोलन के अंतिम चरण में, जिनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, जिसमें दर्जन भर पन्ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे गए। वो प्रबंध काव्यकार थे, उनके यहाँ करुण और श्रृंगार का जो रस का उत्थान है वो मिलता है, रस निष्पत्ति होती है। उनके यहाँ एक विराट दर्शन मिलता है, वो राम राज्य जैसी एक धारणा भी देते हैं। तो ये एक आलोचना का दृष्टिकोण वहां मिलता है, एक बहस मिलती है। तो वह जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, जो सबसे प्रमुख और अगुवाई करता हुआ दृष्टिकोण है, वह तुलसी के पक्ष में खड़ा होकर के कबीर को बहुत सामान्य साधारण ढंग से रेखांकित करता है। उसके बाद दूसरा स्कूल आता है जिसमें हजैब साहब द्विवेदी आते हैं, और हजैब साहब द्विवेदी ये लिखते हैं कि नहीं, आपने कहा वाणी ठीक नहीं है, ये तो वाणी के डिटेक्टर हैं। आपने कहा कवि प्रतिभा नहीं है, ये अपने अपने दौर के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, भले ही उनको वो कह दे कि फोकट का माल और बाई प्रोडक्ट है उनकी कविता। यानी बहुत बारीकी से अगर हजैब साहब द्विवेदी को भी पढ़ेंगे कबीर नामक पुस्तक में पूरा विस्तार, मैं केवल संकेत कर रहा हूं, तो बाई प्रोडक्ट किसको कह दिया गया, और कबीर के पक्ष में खड़ा होकर के बात तो कही जा रही है, लेकिन कबीर का पूरा रेफरेंस पीछे तक कहां से जुड़ रहा है, किन बातों पर कितना जोर दिया गया है, यह किसी भी आलोचनात्मक विश्लेषण में देखने वाली चीजें होती हैं।
क्या आपने कबीर के उन पक्षों को पर्याप्त तवज्जो दी जो समाज सापेक्ष हैं और समाज को तर्कशील, वैज्ञानिक, नैतिक और समानता पर आधारित बनाना चाहते हैं? कविता के वे आयाम कितनी तवज्जो पाते हैं इस पूरे आलोचनात्मक विश्लेषण में? जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है हिंदी आलोचना का, रामचंद्र शुक्ल एंड स्कूल, जिसमें आगे चल करके रामविलास शर्मा और तमाम शर्मा, द्विवेदी और मिश्रा आलोचक मिलते हैं, वो एक लंबी परंपरा, उस पर फिर कभी बात होगी, ये आपको सोचना चाहिए उस पर। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है जो हजाइब सा द्विवेदी के रास्ते आता है, जो दूसरी परंपरा मानी जा रही है और उस दूसरी परंपरा पर विश्लेषण होता है। इसको दोनों को आपको देखना चाहिए। मैं इससे आगे चलता हूं, इस पर खूब लिखा पढ़ा गया है और आप लोग पढ़ के जानते होंगे। मुझे जो इशारा करना था मैंने इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट की सीमाओं के बारे में वो इशारा कर दिया है। बाद के दौर में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मैं एक दो सूत्र बता रहा हूं और एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, फिर मैं वापस कबीर पे आता हूं। थोड़ा विषयांतर होने की आपसे इजाजत चाह रहा हूं। विषयांतर क्यों हो रहा हूं? जब सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखती हैं तो क्या यह सवाल पूरे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, हिंदी आलोचना पर नहीं खड़ा होता है कि यानी कि अब तक का जो दावा किया गया कि मुकम्मल विचार विमर्श व आलोचना के इतिहास लिखे जा चुके हैं वे आधे थे। महिलाओं की नजर से उस पूरे साहित्यिक विमर्श को उथला साबित करती है सुमन राजे की किताब और उसके बाद स्त्री विमर्श। और जैसे स्त्री विमर्श सामने आता है वह स्थापित बड़े महान कवियों को भी प्रश्नांकित करता है, जिनको प्रश्नांकित करने या उसके कमजोर बचाव की जिम्मेदारी रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल जैसे तमाम आलोचक उठा चुके होते हैं। लेकिन वह जो स्त्री विमर्श अगर भक्ति आंदोलन को अपने नजरिए से अपनी शक्तियों और सीमाओं को रेखांकित कर रही है तो आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास की किसी पुस्तक में जहां आप कबीर पढ़ रहे हैं, जहां आप तुलसी पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन का वह हिस्सा हिंदी साहित्य के इतिहास के बीच में जहां आता है, जहां दुनिया भर के विमर्श हैं जो होने चाहिए। राजनीतिक परिस्थितियां किसी भी साहित्यिक समय को उत्पन्न होने की क्या थी, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी और उस समय आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थी, इनका विमर्श है। और किन परिस्थितियों के आलोक में भक्ति आंदोलन खड़ा होता है, या आदिकाल शुरू हुआ, या भक्ति आंदोलन का विनाश मतलब कमजोर पड़ी वो भक्ति आंदोलन की धारा और रीतिकाल शुरू हुआ। और बाद में कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने आधुनिक काल के विमर्श को खड़ा किया। उन जगहों पर स्त्री विमर्श के सवाल क्या उस नजरिए से कबीर, तुलसी, रैदास, मीरा इन पर टिप्पणियां मिलती हैं क्या? दूसरा उदाहरण देता हूं। दलित विमर्श जब पूरे हिंदी साहित्य के विमर्श में दाखिल होता है, जिस पर तमाम तरह की उलाहना और बहसें होती हैं, बहुत विस्तार में लिखा पढ़ा जा चुका है। घोड़े पर होने के लिए घोड़ा होना जरूरी है से लेकर के बहस का आयाम स्वानुभूति सहानुभूति से होते हुए बहुत आगे तक की यात्रा कर चुका है 2-3 दशकों में। वैसे स्त्री विमर्श कर चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन मेरा सवाल है कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बीए के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, एमए के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, पीएचडी में ठीक है वहां थोड़ा अवकाश है, क्या स्त्री विमर्श की तरह दलित विमर्श ने जो सवाल तुलसीदास, जायसी या सगुण भक्ति आंदोलन इन पर उठाए हैं, उन सवालों को हिंदी साहित्य के इतिहास में जहां कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी इन पर बातें कही गई हैं उनमें शामिल किया गया क्या? या वहां केवल वही धारणाएं हैं कि कबीर ऐसे हैं, तुलसी ऐसे हैं, मीराबाई ऐसी हैं, जायसी ऐसी हैं, और स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को परिशिष्ट के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में आखिर में 10-20 पन्ने जोड़ दिए गए? ये मेरा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल सही आप सवाल तक पहुंच गए होंगे। जिस नजर से स्त्री विमर्शकारों ने कबीर को पढ़ा, तुलसी को पढ़ा, जिन सवालों के साथ पढ़ा,
उन सवालों को हिंदी साहित्य के इतिहास में कहां जगह मिली है, यह मेरा सवाल है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराएं तो अभी भी चल रही हैं, लोकवादी तुलसीदास लिखे जा रहे हैं ना। तो ये पूरा साहित्य का विमर्श है जिसकी नजर से सिलेबस में कौन से दोहे कबीर के लगाए जाएंगे। कबीर के अनहद नाद से लेकर के तमाम कुंडलिनी जागरण के दोहे लगाए जाएंगे, लेकिन कबीर का वह दोहा कम लगाया जाएगा। चलते चलते सुनते हैं, गुरु कुमार से कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहर चोट, गुरु गोविंद दो खड़े। अरे कहां आपका विमर्श ठहरा हुआ है? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप। बुनियादी चीजें आप ये कबीर संगत साध की, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कहां आप ठहर गए? आप किसके आगे नहीं बढ़ पाए? किन दोहों तक आपने बीए के सिलेबस में, एमए के सिलेबस में कबीर को किन दोहों के जरिए परिचित कराया है? यह एक मेरा सवाल है, इस पर आप लोग को सोचना चाहिए। मैं आऊंगा कि मेरी नजर में कबीर कहां खड़े हैं, किन दोहों पर मैं जोर दूंगा, और मैं ढेर सारे दोहों की बात करूंगा। दूसरा हिस्सा साहित्यिक विमर्श का यह है जिसमें कबीर को एक बहुत ठस खांचे में देखने की कोशिश की गई है। लेकिन कई बार होता है कि कवि का व्यक्तित्व इतना विस्तार रखता है ना। आरोप तो यह भी लगाया गया कि कबीर के पास कोई नायक नहीं है, तुलसी के पास नायक है, राम है। कबीर ने कोई सवाल ही खड़े किए, जवाब तो दिए नहीं, तुलसी ने जवाब दिए, राम राज्य दिया। बाद में पता चला गिल ऑम्वेट ने बहुत विस्तार में यह बात कही है सीकिंग बेगमपुरा किताब में। गिल ऑम्वेट बहुत बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को कहती। और बेगमपुरा, अमरदेसवा, ये विकल्प नहीं है क्या? ये समाज की यूटोपियन एक आंसर नहीं है क्या? रामराज्य आंसर क्यों लगा? ये एक सवाल मेरा है। रामराज्य एक जवाब है। कबीर के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि कबीर केवल सवाल पूछते हैं। कबीर कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, कबीर हठ योग साधना की बात करते हैं, कबीर एक ऐसे निर्गुण निराकार दुनिया में जा रहे होते हैं जो जिसका पूरा सूत्र शंकर के अद्वैतवाद से जुड़ता है, सिद्धोनाथों से जुड़ता है, तमाम चीजें कहते हैं। और ये ठीक भी है, कबीर की सीमाएं हैं। कबीर स्वर्ग नरक की बात करते हैं, कबीर के निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कबीर के यहां शंकर के अद्वैत का प्रभाव है। लेकिन कबीर का वह जो अमरदेसवा है वह किस धरातल पर खड़ा है? भक्ति आंदोलन की मूल चेतना 14वीं शताब्दी ईस्वी, 13वीं शताब्दी ईस्वी, दुनिया में रेनेसा चल रहा है, पश्चिम के देशों में उसी दौर में रेनेसा, भारत में भक्ति आंदोलन लगभग 150 साल का अंतर है। और पश्चिम के देश अपने रेनेसा से कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति करते हैं, वैज्ञानिक क्रांति करते हैं, और 16वीं 17वीं शताब्दी में दुनिया जीतने निकल पड़ते हैं। भारत में उसी दौर में जब कबीर जैसा एक शख्स पैदा होता है जो अपनी वैचारिक परंपरा में बुद्ध से जुड़ता है, लेकिन हिंदी साहित्य की बहसों में आपको बुद्ध का जिक्र नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, कहीं कहीं खोया हुआ सा मिलेगा। कितने शिक्षक जब कबीर पर बात कर रहे होते हैं तो बुद्ध तक जाते हैं। कितने शिक्षक हैं जो कबीर के उस सामाजिक दर्शन, उस रेनेसा वाले सामाजिक दर्शन की, जिसके कोर में मानववाद है, जिसके कोर में इक्वलिटी है, जिसके कोर में लॉजिक है। मैं आ रहा हूं उस तीन बातों पर जिसके जरिए मैं कबीर पर बात करना चाहता हूं। तर्क वैज्ञानिकता, सत्य व साहस, यानी तर्कशील वैज्ञानिक चेतना जो साहित्यिक चेतना विकसित हो रही थी वो एक समाज दर्शन से विकसित हो रही है, और जिसका वैचारिक स्रोत अपने पीछे की परंपरा से जुड़ते जुड़ते बुद्ध तक जाता है। सिद्धोनाथों से जुड़ रहा है तो आप कैसे उसको जोड़ेंगे, इस पर आपको सोचना चाहिए। वह वैचारिक दर्शन, वह वैचारिक आंदोलन जो रेनेसा यानी नव जागरण की तरह शुरू हो रहा था, उसकी परिणित कैसे रीतिकाल, और फिर वहां से आप दूसरे ढंग से जाते हैं, और फिर 1850 में 18वीं 19वीं शताब्दी में आकर के फिर आपके यहां आधुनिकता। इस पर अलग से विचार कभी करिएगा। तो साहित्य के दृष्टिकोण में वो सीमाएं कहां हैं जो मैंने संकेत की है। समाज में कबीर कहां है? समाज में कबीर किस रूप में पहुंचे?
और जब मैं समाज कह रहा हूं तो समाज में एक हिस्सा मठों का भी है, जिनमें कबीर पंथ बना और कबीर की पूजा हो रही है, वो एक मठों वाला हिस्सा भी है। साहित्य में भी मठ हैं, साहित्य के मठाधीशों पर बात तो फिर कभी वो सब बहुत राजनीतिक विषय हो जाएगा। आपकी बातचीत साहित्यिक गोष्ठी की है तो उस मठ को छोड़ देते हैं। कबीर पंथी मठ भी बने। जैसे बुद्ध के यहां भी एक विसंगति बुद्धिस्ट परंपरा में दिखती है, वो विसंगतियां चूंकि भारत है ये नायक पूजा का देश है, पूजने वाले लोगों का देश है। यहां अगर भगवान न मिले तो भक्त बेचैन हो जाएंगे कि फिर हम किसकी पूजा करें, क्योंकि हम भक्त ही हैं। तो हम अपने नायकों को, जो कि मूर्ति पूजा का मुखर विरोधी, उसके मठ भी बने, उसको छोड़ते हैं। समाज का दूसरा हिस्सा जो लोक परंपराओं का है, जिस पर कबीर ने लोक की शैली में लोक के विश्लेषण के साथ विस्तार में बातें कही हैं। लोक जीवन के बिंब, लोक जीवन की भाषा, लोक जीवन की शैली और लोक जीवन की सहजता, सत्यता व साहस कबीर को कबीर से बड़ा बना करके, उनको एक साहित्यिक से बड़ा बना करके एक सामाजिक शख्सियत बनाता है, जो अपने दौर की सीमाओं को लांघ करके आज के सवालों से जुड़ते हैं। अगर लोक व्याप्ति कबीर की न होती, लोकवादी होना प्रबंध काव्य के साथ साथ जो पूरी परंपरा एक विस्तार में तुलसी के यहां दिखती है, वहां जो लोक जीवन का लोक है वो जनता नहीं है। और वहां कोई भी किसी को यह दिक्कत नहीं है कि वो जनेऊ टूट रही है। कबीर तो ब्राह्मण के लिए, मैं आता हूं उस विषय पर कि वह जो लोक जीवन कैसे उसका है और जिसको लेकर के सबसे कम टिप्पणी मिलती है। कबीर ब्राह्मण बूढ़िया जनेऊ केरे जोर, लख 84 मांग लई सतगुरु से तीतोर। तो जनेऊ का जोर और जनेऊ की पूरी परंपरा, और कहाँ जनेऊ तोड़ने पर मेल जनेऊ ले कोना ना, जय जय बरनाधम तेल कुम्हारा, उस पर अभी नहीं जाएंगे, तुलनात्मक विषय पर नहीं जाएंगे। यहां साहित्य की दृष्टिकोण की बजाय समाज की नजर से, समाज के यहां कबीर एक विस्तार रखते हैं और कबीर समाज तक, लोक तक पहुंचते हैं। भाषा, बिंब, प्रतीकों और रोजमर्रा की जीवन शैली, अपने नैतिक वचनों, नीति वचनों से कबीर अपने आम बोलचाल की शब्दावलियों और प्रतीकों, बिंबों से लोक से जुड़ते हैं। यह कबीर की सबसे महत्वपूर्ण चेतना है। और राजनीतिक में कबीर कहां है? कबीर के नाम पर हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो सकता, कबीर पे नाम पर राजनीति भी नहीं हो पाएगी। लेकिन मठों के बाहर साहित्य और मठों के बाहर एक परंपरा आपको मिलेगी जो कबीर को गाते हुए लोक में कबीर पंथी बनाने की कोशिश करती है। कबीर पंथ, और कबीर पंथ का पूरा विस्तार आपको उत्तर भारत के राजस्थान, हरियाणा के तमाम इलाकों में वह संत परंपरा और पंथ परंपरा आपको मिलेगी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से होते हुए बिहार तक जाएगी। उस संत परंपरा में तमाम संत मिलेंगे जो ब्राह्मणवाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्म कांड, आडंबर, छुआछूत, इसके खिलाफ खड़े होकर के वह निर्गुण पंथ की तर्कशील वैज्ञानिक पद्धति वाला, जो अपनी सीमाओं में, जो ठीक बात है कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का अपना एक लोक तो है ही, वो उनकी सीमा तो है ही, वो उस युग की सीमा, जो उसके सामने आधुनिकता ने क्या कहा? आधुनिकता ने कहा कि हम सब मनुष्य हैं इसलिए बराबर है। और भक्ति आंदोलन ने क्या कहा? हमको बनाने वाला एक है, उसने सबको बराबर बनाया इसलिए हम बराबर है। जो तू बाबन बाबनी जाया, आन बाट क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर खतना क्यों न कराया, बहुत प्रसिद्ध सा दुआ है। अरे इंदोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। हम कद बाबन तुम कद बाबन, हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध। ये सब विस्तार में निर्गुण पंथ के तेवर में दिखता है, वैचारिक दर्शन में दिखता है। ठीक है, तो ये एक बात है जिसकी वजह से वो कबीर पंथ के रूप में लोक जीवन से सीधा जुड़ाव आप देखेंगे। और कबीर पंथ बहुत तेजी से विकसित हुआ और आज भी उत्तर भारत के बहुत बड़े इलाके में कबीर को मानने वाले लोग कबीर पंथ, कबीर भजनों को गाना, और अब उसका एक सांस्कृतिक रूप राजस्थान में कबीर कला मंच नाम से एक बहुत, आप यूट्यूब पे जाकर सुनिए उनको, कबीर के भजनों को कैसे गाते हैं। साधो रे ये मुर्दों का गांव से लेकर के
आप ये जो लोक में जो कबीर है ना, वो संगीत में आकर के कबीर जुड़ते हैं। और संगीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ध्रुपद संगीत से लेकर के जो क्लासिकल म्यूजिक है, भारतीय क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन है, वहां से कबीर कला मंच तक आ रहा है। महाराष्ट्र में कबीर को गाया जा रहा है और कबीर जन आंदोलनों के केंद्र बनते हैं। तो राजनीति में कबीर सत्ता के पक्ष में खड़े होने की बजाय सत्ता के प्रतिपक्ष में खड़े जन आंदोलनों के नायक हैं। कबीर के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कबीर के नाम पर आप अपना घोषणा पत्र बना करके नहीं कह सकते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कबीर के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं कर सकते। कबीर तो दोनों को कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की दुर्काई। तो पॉलिटिक्स के एंगल से कबीर कहां खड़े हैं? कबीर जनवादी आंदोलनों के पक्ष में खड़े हैं। कबीर जनता के पक्ष में खड़े हैं, लोक के पक्ष में खड़े हैं। और आज भी कबीर ताकत देते हुए 3 वजहों से अपने पूरे लोक जीवन यानी साहित्य और उसके विमर्शों के बाहर समाज से जुड़ते हैं। वो 3 वजहें फिर से मैं उसको दोहरा रहा हूं: तर्क वैज्ञानिकता, तर्कशीलता, सत्य व साहस। ये 3 आयाम कबीर के पूरे व्यक्तित्व के ऐसे हैं जो उनको आज के समय से जोड़ते हैं। जो राजनीति में कबीर जनवादी आंदोलनों के नायक बनकर खड़े होते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो अपना चलो हमारे साथ। एक दो आम प्रचलित बात क्यों ऐसी बन पाई? क्योंकि कबीर की कविता सत्ता के पक्ष में नहीं खड़ी है, किसी भी किस्म की सत्ता। अब कहने को तो राम कबीर के यहां है, लेकिन एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरमाना। ये सब विमर्श हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन उस विमर्श को कई बार होता है ना, वो परिशिष्ट, हिंदी साहित्य का परिशिष्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक उठाइए, उसके परिशिष्ट में आखिरी में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, कबीर के आलोचक, अगर कोई किताब लिख रहा है डॉक्टर धर्मवीर जैसा आलोचक, तो कबीर के आलोचक को परिशिष्ट में रखिए, उनको मत पढ़िए। तो एक बात, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, इस पर तो गंभीर सवाल दलित विमर्शकारों ने उठाया और इसका जवाब अभी तक कायदे से नहीं दिया गया कि इस मिथ का उपयोग कहां किया गया। मिथ से प्री हिस्ट्री लिखने वाले लोग माइथोलॉजी को कैसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट बनाते हैं और माइथोलॉजी और हिस्ट्री के बीच का गैप खत्म होता है। साहित्य के लोगों ने इसका खूब उपयोग किया। नागरिक प्रचारी सभा ने जब इतिहास लेखन की शुरुआत की तो नागरिक प्रचारी सभा किसको तथ्य संकलन के लिए घर घर भेजी? रामस्वरूप चतुर्वेदी से लेकर के तमाम शोध इस पे हो चुके हैं। केवल ब्राह्मण अगर आपके तथ्य संकलन में है कि हमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना है, 16 खंडों में हम लिखेंगे, तो हम आपको पता होगा कि दलित और पिछड़े और आदिवासियों के यहाँ तो साहित्य है ही नहीं, आपको नजर ही नहीं आएगा। सामाजिक संरचना ऐसी बनी है। तो कबीर के वे वह पक्ष, कबीर का वह चेतना, मैं मानता हूं कि कबीर के यहाँ कबीर की शख्सियत ऐसी थी जिस पर अंग्रेजी से लेकर के हिंदी से लेकर के तमाम भाषाओं में उनके दोहों के अनुवाद से लेकर के तमाम किताबें लिखी गई। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, कबीर वह कबीर जो राजनीति में जन आंदोलनों के पक्ष में खड़ा होता है, तर्क वैज्ञानिकता, सत्य व साहस के इन 3 सूत्रों पर। साहस, जो घर जारो आपने चले हमारे साथ। तो ये कबीर का जो पूरा पहलू है, मुझे लगता है कि इन दृष्टिकोणों से कबीर पर नए शोधार्थियों को बात करनी चाहिए और यह सवाल पूछना चाहिए कि विमर्शकारी सवालों को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के परिशिष्ट से उठा करके मुख्य अध्यायों में कब शामिल किया जाएगा? कब तक वे परिशिष्ट बने रहेंगे? कब तक हिंदी साहित्य के अस्मिता मूलक विमर्श के सवाल ऑप्शनल पेपर में पढ़ाए जाएंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नील देवी जैसा विषय शामिल किया जाएगा? म्लेच्छाक्रांत भारत, म्लेच्छों का आक्रमण हो गया, हिंदू राष्ट्र, हिंदू लड़ने जाएगा, नील देवी पढ़िए आप। आपका पाठ्यक्रम कैसे बना हुआ है? तो इस पर बात होगी। यहां मेरा सवाल यह है कि कबीर के किन दोहों को आपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। अब मैं थोड़ा सा कबीर का परिचय देता हूं कि कबीर असल में
कहां खड़े हैं? और वहीं जुड़ा होगा आज का आपका सवाल। जैसे ही आपने राजनीति का सवाल उठाया कि कबीर सत्ता के पक्ष में कभी खड़े नहीं नजर आएंगे, कबीर सत्ता के प्रतिपक्ष में खड़े आएंगे। यह है आज का हमारा समय। और इसलिए तुलसी के नाम पर राजनीति करके सत्ता पाई जा सकती है, कबीर के नाम पर राजनीति करके नहीं पाई जा सकती। इसलिए कबीर उपेक्षित है। 300 किस्म के रामायण के बावजूद रामचरितमानस का घर घर पाठ होगा, अखंड रामायण पाठ होगा, टीवी पर रामायण सीरियल दिखाया जाएगा, रामलीलाओं का मंचन होगा, और इसके बाद कहा जाएगा कि पूरा भारत राममय है और केंद्र में कौन है? तुलसी। तो राम की जो छवि पूरे उत्तर भारत में, कौन से राम को आप जानते? वो तुलसी के राम को जानते हैं। और तुलसी के राम राम राज्य के पक्ष में खड़े हैं और वो वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं। ये बड़ा प्रचलित सा विमर्श है, बस संकेत कर रहा हूं। और इसके पहले कबीर खारिज कर चुके हैं। ये जो पक्ष धरता है वह राजनीति के कबीर को, समाज के कबीर को आज के समय से जोड़ती है। मेरे हिसाब से इस पर बात होनी चाहिए। पंडित और मसालची दोनों सूझत नाय। मैं केवल सरसरी तौर पर कुछ दोहे पढ़ रहा हूं, जैसे कभी पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया जाएगा, बीए के पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए सबको पढ़ाएंगे आप। कबीर के तमाम उन दोहों को पढ़ाएंगे कि मीठा बोलिए, कबीर के उन दोहों को पढ़ाएंगे कि साधु से लेकर के तमाम चीजों को आप पढ़ाएंगे, लेकिन कबीर के इन दोहों को नहीं पढ़ाएंगे। पंडित को अंग, पंडित और मसालची दोनों सूझत नाय, और को करे सो चांदना आप अंधेरे माए। जैसे मसालची दूसरे को मशाल दिखाता है, खुद अंधेरे में रहता है। और किसको कहा? पंडित को। मैं केवल बस दोहों को पढ़ूंगा, निष्कर्ष आप निकालिए और आज के समय से इसे जोड़िए कि जिस समय दुनिया को तर्क और विज्ञान पर चलना चाहिए, सत्य व साहस की बात करनी चाहिए, उस समय एक साहित्यकार कैसे आपको रोशनी दिखा रहा था, लेकिन इस साहित्यकार के इस पक्ष को नहीं जानने दिया गया। पंडित केरी पोथिया ज्यो तीतर का ज्ञान, औरन सगुन बतावही आपन फंद न जान। दूसरों को बताओगे अपना फंद, नहीं पता उसे। आप लोग सवाल पूछते रहिएगा फिर, ताकि मैं और आखिरी में कमेंट आपके पढ़ करके आपके सवालों पर बातचीत करूं। पंडित छोड़ो पातरा काजी छाड़ कुरान। कहां आज हम खड़े हैं? और आज के सवाल का सबसे प्रमुख सवाल जाति का सवाल, और जाति के सवाल के साथ सांप्रदायिकता व लैंगिक भेद का सवाल। यहां कबीर के इस पक्ष को कहां आपने देखा? पंडित छोड़ो पातरा काजी छाड़ कुरान, वह तारीख बताए दे थे न जिमी आसमान। तुम कुरान पढ़ के, तुम छोड़ दो कुरान पढ़ना, तुम पतरा वतरा देखना छोड़ दो, या वह तारीख बता दो जब जमीन और आसमान नहीं थे। कबीर यहां हैं। धरती अंबर न हता को पंडित था पास, कौन मुहूर्त थापिया चांद सूर आकाश। कबीर यहां है। तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेकशीलता। कबीर ब्राह्मण की कथा सो चोरन को नाव, सब अंधे मिल बैठिया भाव तहां ले जाओ। सत्यनारायण भगवान की कथा, शिव चर्चा, कामड़ यात्रा, घर घर पूजा, घर घर उपासना, आपने अपने समाज को कहां पहुंचाया है? ध्यान से सुनिए। कबीर ब्राह्मण बूढ़िया जनेऊ केरे जोर, लख 84 मांग लई सतगुरु सेती तोर। मैं केवल दोहे पढ़ने में 5 मिनट लूंगा बस। मैं हिंदी साहित्य के उन विमर्शों की तरह नहीं, रटी रटाई बातें, महान कवि, महान कविता, महान विमर्श, क्या नहीं जानने दिया गया उस कवि के उन लोकप्रिय चीजों में। जो शोध कर रहे हैं वो यहां तक जाएंगे, लेकिन मैं आपको वहां ले चल रहा हूं। कलिका ब्राह्मण मस्खरा ताहिन दीजे दान, कुटुंब सहित नरकै चले साथ लिए जजमान। अब सोचिए, और आज आप क्या कर रहे हैं? घर घर शिव चर्चा, घर घर अखंड रामायण, घर घर मंदिर, पढ़े पढ़ावे कछु नहीं, ब्राह्मण भक्ति न जान, ब्याह श्राद्ध कारणे बैठे सूड़ा तान। आप खोजिए, आप कबीर को पढ़िए, ये कबीर के दोहे पढ़ रहा हूं मैं।
पढ़े पढ़ावे कछु नहीं, ब्राह्मण भक्ति न जान, ब्याह श्राद्ध कारणे बैठे सूड़ा तान। अर्थ आप समझ रहे होंगे। पढ़ी गुनी ब्राह्मण भय, कीर्ति भई संसार, वस्तु की तो समझी नहीं, ज्यों खर चंदन भार। खर का अर्थ होता है गधा, गधा चंदन को ढो रहा है और ब्राह्मण किताबों को के पढ़े हुए ज्ञान को ढो रहा है। कबीर हर गुण गावे हर्ष के, हृदय कपट न जाय, आपन तो समझे नहीं और ही ज्ञान सुनाई। कबीर कलयुग कठन है, साधन चिन्ह कोय, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनकह आदर होय। नीति शास्त्र के नैतिक, आखिर आप एक कवि को, एक विचारक को, एक साहित्यिक व्यक्तित्व को क्यों पढ़ते हैं? आप ये देखते हैं कि वह आज के समाज, वह अपने समय के समाज को और हमारे समय के समाज को कौन सी रोशनी दिखा रहा है। कालजीवी से कालजयी होने की यात्रा में किस दिशा में वो पूरे समय समाज को ले जाना चाहता है। कबीर तर्क, सत्य व साहस की दिशा में ले जा रहे हैं। सत्ता के प्रतिपक्ष में खड़े होकर जनवादी पक्षधरता की तरफ ले जा रहे हैं। मजलूम वंचितों के पक्ष में खड़े होकर के बात कह रहे हैं। ज्ञानी ज्ञाता बहु मिले, पंडित कवि अनेक, राम रता इंद्री जिता, कोटि मध्य एक। सब एक। मैं अब थोड़ा सा कबीर का सामाजिक पक्ष आपके सामने बहुत कम वक्त में रख देता हूं। दीन गरीबी बंदगी, साधुन सो आधीन, ताके संग में यूं रहे जो पानी संग मीन। आज अमीरी है, सब कुछ बेच दीजिए, कॉरपोरेट पूंजी के वक्त में जी रहे हैं हम। दीन लखै मुख सबन को, दीन ही लखै न कोई गरीब की बात नहीं करता। कबीर गरीब के पक्ष में खड़े हैं। भली बिचारी दीनता नरई देवता होए, कबीर वहां खड़े हैं। कबीर क्या कह रहे हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहां क्षमा तह धर्म है, जहां दया तह आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्य के पक्ष में इतनी मुखरता से खड़े होने वाले दार्शनिक विचारक चिंतक का नाम है कबीर। सच के पक्ष में। माइथोलॉजी का एक फ्रेमवर्क केवल है निर्गुण निराकार ब्रह्म वाला, उसके इतर कबीर किसके पक्ष में खड़े हैं? तर्कशील वैज्ञानिकता के पक्ष में खड़े। समाज दर्शन देखिए ना कबीर का। कबीर को हम लोग साहित्यिक दुनिया के ठस पैमाने पर देखते हैं। कबीर का समाज दर्शन उनके दोहों के जरिए आपको देखने को मिलेगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सीलवंत सबसों बड़ो, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा। नैतिक चरित्र, आधुनिकता में जो चरित्र है, मनुष्य का व्यक्तित्व है, मनुष्यताज है। भक्ति आंदोलन शुरू कहां से होता? भक्ति आंदोलन मानवता के पक्ष में खड़ा था, समानता के पक्ष में खड़ा था। सिद्धों नाथों के साथ वो जो सरहपा की पूरी परंपरा, नाथों की परंपरा आई, वो निर्गुण पंथ में खड़े होकर के कहती है कि हम सब बराबर, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सब सुखी प्रदास रहे प्रसन्न, वह बेगमपुरा, वह अमर दसवा, जहां सब बराबर। और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में तुलसी को छोड़कर के इन सारे लोगों के दोहे संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब में तुलसी के दोहे नहीं संकलित हैं। मैं इन चीजों को विमर्श के तौर पर आपके सामने छोड़ दे रहा हूं। समाज के नैतिक होने का प्रश्न, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञान मन सुन लेन, मानुष सो पसवा करे, द्रव्य गांठ का दे, नैतिकता का प्रश्न। पीर सबन की एक सी मूरख जाने नाय, अपना कला कटाए के भिस्त बसे क्यों नाय। तेल भर मच्छी काय कर, कोट गौ दान, काशी करवट ले मरे निश्चय ना। जो एक चरित्र का बेहतर चरित्र होना चाहिए, वह कैसे आपके सामने आता है? विनय को अंग, और जो इनकी दोहों का पूरा विश्लेषण है वो किसके पक्ष में खड़ा है? धीरज को अंग, क्षमा को अंग, साच को अंग, दया को अंग, कर्म को अंग। भीख मांग करके दान दक्षिणा पर जीने वाला दर्शन नहीं है ये। काम क्रोध को अंग, लोभ को अंग, मोह को अंग,
वह जो समाज का मूल चरित्र, हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी है हाट, कसी करी बांधी गांठरी उठकर चालो बाट। मूरख को समझावते ज्ञान गांठ का जाय, कोयला होए न उजला न पाहन को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब। तर्कशील कबीर, सत्य वाले कबीर, साहस वाले कबीर, पाहन को मत पूजिए जो नहीं दे जवाब। अंधा नर आशा मुखी यूं ही खावे आब। वह जो मनुष्य झूठे की आंख में मुंह में पकड़कर विवेकहीन व्यक्ति व्यर्थ में ही अपना महत्व खोता जाता है। और आप पत्थर की पूजा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पूज का है संसार। पूजे शालीग्राम को मन की भ्रांति न जाए, शीतलता सपने नहीं दिन दिन अधिक लगाए। मछली ना तरी जेके गंगई में जलबा, सबही भूमि बनारसी सब निर्गंगा होए। ज्ञानी आत्म राम है जो निर्मल घट होए। कबीर यहां खड़े हैं। मीठा सब कोई खात है विश्व लागे धाय, नीम न कोई पीवसी सब रोग मिट जाव। कबीर यहां खड़े हैं। मैं बहुत सरसरी तौर पर बहुत कुछ बुनियादी से दोहे बोल रहा हूं। जिभ्या जिन बस की करी, जिन जिन बस में करी तिन बस कियो जहान, नहीं तो अवगुण उपजे कही सब संत सुजान। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। आपके पूरे जीवन दर्शन को, समाज दर्शन को एक दार्शनिक अपनी कविताओं में रखता है, लेकिन उसे कभी भी स्वर्ग नरक हठयोग कुंडली जागरण से आगे ले ही नहीं गया। आपने नई पीढ़ियों को तार्किक साहसी व सत्यवान बनाने की जरूरत के लिए कबीर को यहां रखना चाहिए था। करता था तब क्यों करा, अब कर क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। बहुत सरसरी तौर पर बस परिचय दे रहा हूं। बहते को मत बहन दे गही पकड़ाओ ठौर, समझावे समझे नहीं धक्का दुई और, कहो सुनो मानो नहीं शब्द कहो दुई और। कबीर लोक में व्याप्त हैं, कबीर जनता के पक्ष में खड़े हैं। और कबीर ये जो कह रहे हैं ये एक दो चीजें और, चेत सबेरे बावरे फिर पाछे पछताए, तो को जाना दूर है कहें कबीर बुझाए। जागो लोगों मत सोओ न करो नींद से प्यार, जगाने वाले कवि का नाम है कबीर। आपने सुना होगा सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। मैं अब अपने समय की बात कर रहा हूं कि एक दार्शनिक कवि विचारक जब आपको जगाने की बात करे, तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। जागत रहियो, आधुनिकता जगाने की बात थी। भक्ति आंदोलन जिस निर्गुण पंथ की एक समानतावादी यात्रा से शुरू हुआ था, बेगमपुरा में जिसका एक ख्वाब था, एक तरफ आप रखिए ना अमर देसवा बेगमपुरा और एक तरफ रखिए रामराज, और आप फिर अपने अवचेतन से पूछिए अवचेतन में रामराज की छवियां क्या हैं, अवचेतन में बेगमपुरा। बेगमपुरा पता भी है, बेगमपुरा क्या अस्पष्ट अवधारणा है, बेगमपुरा क्या दर्शन नहीं है, बेगमपुरा क्या विकल्प नहीं है। विकल्प है, कबीर रैदास नानक के पास विकल्प है, लेकिन विकल्प पेश न किया जाए तो सच तो खारिज हो गया। तो जो तर्कशील वैज्ञानिकता है वह आज कबीर को हमारे सामने हमारे समय के सवालों से जूझता हुआ खड़ा करती है। पूंजी के सामने, बाजार के सामने मनमस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पाई गांठ गठियायो बार बार वो का क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भारी भई तो फिर क्यों तोले। मनमस्त हुआ तब क्यों, कबीर कहां ले जा रहे हैं आपको, कबीर एक गहरे दर्शन में ले जा रहे हैं। कबीर तर्कशील वैज्ञानिक चेतना के दर्शन में ले जा रहे हैं, जहां सब मनुष्य बराबर है, कोई जाति पात नहीं।
तुम कत बाभन हम कत शोध, हम कत लोहू तुम कत दूध। ये आज का सवाल है, ये आज का समय है। आज जाति का विमर्श कहां खड़ा है? अगर कबीर, रैदास साहित्यिक विमर्शों के हाशिए पर औपचारिकता निभाने के लिए पाठ्यक्रमों के कोने में टिके रह गए न होते, मुख्य आपके वैकल्पिक प्रश्न पत्र से निकल करके मुख्य पाठ्यक्रम में आते, शोध में आते, खुल करके कबीर पर वे शोध होते, कबीर की प्रासंगिकता, कबीर के समाज दर्शन, धर्म दर्शन, धार्मिक चिंतन, भक्ति भावना, कवि कबीर हैं, भक्त कबीर हैं, यहीं तक दर्शन सीमित रह गया। कबीर का समाज दर्शन यहां तक की यात्रा क्यों नहीं कर पाया? ये मेरे सवाल हैं और इनके जरिए मुझे लगता है कि आपको कबीर तक जाने की जरूरत है। कबीर आज होते तो कबीर जगाने के लिए अपने उस दोहे को फिर से लिख रहे होते, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीर आज होते तो किसानों के पक्ष में खड़े होते, कबीर आज होते तो भूख की बात करते हुए कबीर लिखते, कबीर नौजवानों के चरित्र व तमाम चीज़ों को समझाते हुए यह विमर्श खड़ा करते, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, यहां से लेकर के मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए। यानी आज का जो चेतन है, चेतन समाज, वह एक जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दोगा। आज जाति के विमर्श में कबीर जनता के पक्ष में खड़े होकर के बराबरी की लड़ाई लड़ रहे होते। अगर कबीर यूएपीए या एनएसए के तहत जेल में न होते तो, कबीर देशद्रोही साबित न कर दिए गए होते तो, क्योंकि आज कबीर होते तो कबीर जेल में होते, आज कबीर होते तो इन विमर्शों के सामने शायद कहीं लिंचिंग के शिकार हो गए होते, क्योंकि आज कबीर होते तो वह अपने दौर के सच, अपने दौर की तर्क, वैज्ञानिकता, विवेक, दर्शन के साथ हमारे दौर के पूंगापंथी, आडंबरी, अंधविश्वासी, माइथोलॉजी में इतिहास खोजने वाले इस साहित्यिक विमर्शों, सामाजिक विमर्शों व राजनीतिक विमर्शों से निराश होते। मगर मैं ये मानता हूं आज कबीर होते तो हमें एक नई रोशनी दिखा रहे होते। मैंने लगभग 1 घंटा पूरा कर लिया और आप लोगों के कमेंट लगातार देखता रहा हूं। मुझे फिलहाल सवाल जैसा कोई कमेंट नज़र नहीं आया। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल लिखें कमेंट में, और नहीं तो मेरी बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैंने केवल इशारा किया है एक ऐसी शख्सियत पर, विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों से लेकर के हम उन शिक्षकों की बात नहीं करेंगे जिनकी बुद्धि ठस हो चुकी है, जो शायद कबीर को गाते बहुत अच्छा है, कबीर पर व्याख्यान बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आपको उनके व्याख्यान के 4 सवाल अंत में नहीं मिलेगा। मैं उससे निराश हूँ। मैं शोधार्थियों से उम्मीद रखता हूँ कि शोधार्थियों को कबीर को उस दिशा तक ले जाना चाहिए। मैं आपके कमेंट अगर देख रहा हूं तो मठ और गढ़ तोड़ने की बात कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। धर्म सत्ता, राज सत्ता, समाज सत्ता आदि के गठजोड़ को एक्सपोज करते हैं कबीर। मैंने ये बात लिखी भी है कि किस तरह से कबीर सत्ता की पूरी संरचना के खिलाफ खड़े थे। वो तो जनपक्षधर कवि हैं। बिचौलियों की खबर लेते हैं, बिल्कुल सही। वो तो पोंगापन पूरे, आडंबर पूरे, उस तरह की चीज़ों के खिलाफ खड़े ही हैं कबीर। जनवादी हैं, बिल्कुल ठीक है। कबीर ने भगवान का विरोध किया, वही आज भगवान हो गए। मुझे लगता है कबीर को भगवान नहीं कोई मानता, ये भ्रम है। जब आप कबीर पंथ में जाएंगे या कबीर मठों में भी जाएंगे तो कबीर के शब्द की पूजा होती है। हम लोग दरअसल में बदनाम जो चीज़ कर दी जाती है ना, उसको हम लोग मानते हैं। कबीर की मूर्ति तो अम्बेडकर की बनी है, मूर्ति गांधी की कितनी मूर्तियां बन गई। ये सब राजनीति में होता है। तो कबीर को, और कई बार होता है कि जो शख्स हमें बहुत अहम लगता है ना, हम उन्हें हर किस्म से अपना बनाने की कोशिश करते हैं।
इसलिए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो व्यक्ति पूजा, नायक पूजा बन गई, ये उसका प्रभाव है। लेकिन आप पूरे पंथों में देखेंगे, कबीर के पंथों में कबीर के शब्द और कबीर की वाणी की पूजा होती, कबीर की वाणी को गाया जाता है। कबीर वाणी, कबीर के दोहे अनपढ़ लोग जो शिक्षित नहीं है वो उनके जीवन का हिस्सा है। ये मैंने अपनी बातचीत में कहा। तो कबीर को भगवान उस तरह से कोई नहीं बनाता, ये भ्रम है। सलाखों के पीछे होते, बिल्कुल ठीक है। पाठ्यक्रम बनाने की राजनीति तो बिल्कुल सही कही आपने। पांडे कौन कुमत तो हिलागी, ये तो विस्तार में है। बहुत सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया है, आपको खोज के पढ़ना चाहिए। ये बहुत सही उन्होंने लिखा है। कबीर के जन्म के संदर्भ में जो ब्राह्मण विधवा के गर्भ वाला मिथ है उसे हमको, तो डॉक्टर धर्मवीर की किताब कबीर के आलोचक पढ़िए, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार में इसका जवाब दिया है। कबीर ने कामी नर और नारी दोनों की निंदा की। तुलसी जी भी कहते हैं बिनु पढ़ चले सुने बिनु काना, अब बिनु का करम करई विधिनाना। ठीक है, तुलसी की यहाँ भी कुछ चीज़ें, खासकर कवितावली में मैंने अपने शोध में ये बात लिखी है, जब तुलसी को अंतिम चरण में जहाँ उनको महानायकत्व की से उनका मोह भंग होता है। दलित चेतना ही नहीं, मुझे लगता है कि एक नागरिक चेतना, जो एक आधुनिक समय समाज का एक आधुनिक मन जो बनता है, उसके एक बड़े बात की। श्रम संस्कृति पर बिल्कुल मैंने एक दोहा पढ़ के आपको सुनाया कि कबीर मांग के खाने को बहुत बुरा मानते हैं। कबीर श्रम की बात करते हैं, कबीर श्रमजीवी श्रमशील बात करते हैं। इसलिए आप देखेंगे पसमानदा आंदोलन के लोग कबीर को अपना नायक मानते हैं। कबीर के तर्क विवेकशील को, कबीर की चेतना को वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। गुरु की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जहां ज्ञान केंद्र में है, तर्क केंद्र में है, वो कबीर हैं। वर्तमान कबीर की स्थिति क्या, कबीर की क्या स्थिति है, मैं ये सवाल समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने आखिरी में ये बात कह दी। ठीक है, मैंने आप लोगों के लगभग सभी कमेंट देख लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातचीत में दो चार बातें भी अगर आपको जरूरी लगी होंगी तो मेरा बोलना सार्थक है। मैंने बहुत सारे विषयों को छूने की कोशिश की है। मैंने साहित्य इतिहास लेखन से लेकर के, पाठ्यक्रम से लेकर के, समाज, साहित्य व लोक में कबीर, राजनीति में कबीर से होते हुए आज के समय तक एक सामान्य परिचय जैसा कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की है। और जाते जाते केवल ये कि अगर आधुनिक समय में ना, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, और वह तर्क विवेकशीलता, वह सत्य परखता, वह साहस, इन तीनों को केंद्र में रखें तो सबसे अहम जो कुछ आइकॉन मिलेंगे ना, बुद्ध मिलेंगे, उनमें कबीर मिलेंगे। और इसलिए कबीर पर शोध की जो दृष्टि है वो इस दृष्टि में उस लोक पक्षधरता, जन पक्षधरता, श्रमशीलता, साहस, सत्य व तर्क की जो जगह है वहां कबीर को ले जाना होगा। आपको जब जरूरत पड़ती है आप तुलसी के उन दोहों को छोड़ देते हैं जो दिक्कत तलब है और जो अच्छे लगते हैं, उनके आधार पर उनको महाकवि बनाते हैं। आप पूरे साहित्य में यह रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन जो लोक पक्ष रहता है, जो आधुनिक नागरिक बोध को जो रचने वाला आज भी हमारे काम का व्यक्तित्व है, उसको आप वहां तक नहीं ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातचीत में कुछ बातें आपको काम की लगी होंगी। अगर ऐसा है तो मेरी बातचीत सफल है। बाद में भी अगर आपको मौका मिले, कोई सवाल हो तो टिप्पणी करिएगा, मैं देखूंगा। मुझे आमंत्रित किया साहित्यिक बतकही के लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बहसें होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगर मौका मिला तो ऐसे ही किसी बहस की बातचीत में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।